चलो अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास को। हम लोगों ने देखो, पहला जो ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो कानूनी प्रयास हुआ था, और कानूनी प्रयास के रूप में हमारे सामने आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में कुछ समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई थी। और उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उसके बाद में हमने देखा था, अपने सामने आया था 1781 का संशोधित एक्ट। उसने केवल उन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया था, और उसको हमने नाम दिया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून। तो हमने देखा कि उससे चीजों को कुछ कुछ जो टकराव थे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, उसके बीच में जो टकराव थे उनको दूर करने का प्रयास उसमें हुआ। मैंने ये भी बताया था कि आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इस 1781 जो एक संशोधन कानून था, कुछ व्यवस्थाओं को ठीक किया गया था। इसमें आपको ये कुछ बेसिक चीजें बड़ी ध्यान रखनी है, कि जैसे राजस्व मैटर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थी उनकी, उनके अब मामले वो नहीं सुन पाएंगे। जो इनके कर्मचारी हैं, उनके जो पद पर रहते हुए जो भी वो काम करेंगे, तो उनके खिलाफ कोई शिकायत इसमें नहीं जा पाएगी। हमने ये भी देखा कि प्रांतीय जो न्यायालय हैं और उनकी जो काउंसिल थी, उन काउंसिल पर पहले इसका सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का कंट्रोल हुआ करता था। अब उसको सीधे सीधे गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के अंडर में उनको कर दिया गया। अब ये कह दिया गया कि गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल है, वो इनके ऊपर कंट्रोल करेगी, और उनके लिए जो भी नियम विनियम वगैरह जो भी हैं, वो सारे अब वो बनाएगी। हम यहां तक पढ़ चुके थे। अब अपने को नया कानून पढ़ना है। तो नया कानून पढ़ना है, तो नया कानून देखते हैं हम। नए कानून में, नया कानून का नाम, पहले तो कानून का नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें इसको एक बार थोड़ा सा आप ऐसे समझो। इस पिट्स इंडिया एक्ट को मतलब क्या वजह रही कि भाई, सबसे पहले आप देखो, अगर अपन इनको क्रम से पढ़ेंगे तो अपने समस्याएं नहीं आएंगी। 1773 से शुरुआत हुई कि कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नकेल कसने की शुरुआत हुई। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। फिर जैसे ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि फिर जो एक तो न्यायपालिका, एक न्यायिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि एक तो गवर्नर जनरल आया और एक उच्चतम न्यायालय आया। उनमें फिर टकराव होने लग गया, ताकत को लेकर, शक्तियों को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर टकराव हुआ। और उस टकराव की वजह से जो मतलब स्थितियां खराब हुई, उस टकराव को दूर करने के लिए हमने क्या देखा कि 1781 में फिर से एक संशोधन हुआ, और संशोधन होकर उस टकराव को दूर करने की कोशिश की गई। चलो यहां तक तो ठीक था कि 1781 से कुछ हद तक ये हो गया कि इनका जो टकराव था ये तो दूर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का, कि अब ये इनका कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया कि अब चीजें ठीक है, आपका ये काम है और आपका ये काम है। यहां तक ठीक है।
लेकिन अभी भी आप एक बात को याद रखें कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो जो गवर्नर जनरल बनाया था, उसकी मदद के लिए आपको याद हो तो एक काउंसिल बिठाई थी, जिसको हमने कहा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। और वो परिषद प्लस गवर्नर जनरल मिलके एक तरह से छोटी सी सरकार थी भारत की, जो भारत को चला रही थी, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, अब और हमने ये भी पढ़ा, मैं एक इसलिए दोबारा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। उसी वजह से ये कानून आना लाना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना आप। हुआ क्या कि जो 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी, हमने ये देखा था कि उस 4 सदस्यीय काउंसिल की ही चलती थी। गवर्नर जनरल तो बेचारा बना हुआ था। जैसे ही काउंसिल बहुमत से कोई फैसला करती, तो करने के बाद में गवर्नर जनरल अगर उस फैसले से खुश नहीं भी है, तो भी गवर्नर जनरल साहब को बहुमत से लिए गए फैसले को मानना पड़ता था। तो गवर्नर जनरल साहब की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। इतना सब कुछ काम सौंपने के बाद में पावर के नाम पर कुछ नहीं था। करने वाली कर्तव्यकर्ता कौन थी? असली कार्यपालिका कौन बनी हुई है? वो काउंसिल बनी हुई थी। तो आपने न्यायपालिका का और गवर्नर जनरल और काउंसिल, उनके बीच का टकराव तो आपने दूर कर दिया कि चलो ठीक है, इनका इनका कार्य क्षेत्र सेपरेट कर दिया, इनका कार्य क्षेत्र आपने सेपरेट कर दिया, उनका कार्य क्षेत्र सेपरेट कर दिया, चलो न्यायपालिका और प्रशासन, इन दो के बीच का टकराव तो आपने दूर कर दिया। लेकिन अभी भी समस्या क्या आ रही है कि गवर्नर जनरल खुद ऐसे, उसको ये महसूस हो रहा है मेरे पास उतना खुलापन नहीं है, काम करने की उतनी आजादी नहीं है। तो अब गवर्नर जनरल परिषद के कंट्रोल को कम करना चाह रहा है, आप ये चीज समझो। वो चाह रहा है कि मेरे ऊपर ये परिषद का जो कंट्रोल है ना, वो आप हटाओ। तो ये बार बार वहां जा रही थी ब्रिटेन के सरकार के पास बात, कि गवर्नर जनरल कह रहा है कि मेरे को इतना बड़ा भारत का इतना बड़ा क्षेत्र संभालना पड़ रहा है, आपने मेरे ऊपर ये परिषद बैठा दी। परिषद जो चाहती है वैसा मुझसे काम कराती है, मैं खुल के कोई फैसला ले नहीं पाता हूं। तो ये तो आपने तो मेरे तो समस्या गले में डाल दी। तो मैं क्या करूं फिर? तो अब वहां का जो प्रधानमंत्री था पिट्स, वहां का प्रधानमंत्री कौन था? पिट्स। ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुए ना, उनमें सबसे यंग प्रधानमंत्री था पिट्स। जहां तक मेरे को ध्यान है, करीबन 24 साल की उम्र में ही ये वहां का प्रधानमंत्री बन गया था। तो सबसे यंग प्रधानमंत्री पिट्स था। तो इस पिट्स ने देखा कि ये समस्या तो हमें मिटानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नर जनरल तो हमारा मेन जो मुख्य जो कार्यपालक है। जैसे अपन ये बात कर लें सामान्य समझने के लिए, कि जैसे भारत में आप ये देखेंगे कि कार्यपालिका का जो हेड है, संघीय कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री होता है, और मंत्री मंत्री उनकी सहायता के लिए होते हैं। वो उनका मंत्रियों पर कंट्रोल होता है, वो उनके विभाग चेंज कर सकता है, इस्तीफा मांग सकता है। तो वैसे ही आप ये देखेंगे कि गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालक था, वही कर्तव्य करता था। और यहाँ हालत क्या थी कि मुख्य कार्यपालक गवर्नर जनरल खुद परिषद के कंट्रोल में है। तो बताओ, अगर ऐसी स्थिति होगी तो गवर्नर जनरल तो परेशान हो जाएगा। वो तो कहेगा कि या तो फिर मेरे को यहाँ से हटाओ, मैं ऐसे ऐसी मतलब इन बंदिशों के साथ काम नहीं करूंगा। तो गवर्नर जनरल ने कहा मेरे को कुछ पावर्स दो, अपने हिसाब से डिसीजन लेने के। कुछ तो मुझे इतनी आजादी होनी चाहिए कि अगर ये परिषद कुछ कहे और मेरे अगर वो सेट न हो, मेरे अगर वो जचे नहीं, तो मेरे पास ये तो होनी चाहिए कि मैं इनको मना कर सकूं। अब तो मेरी स्थिति ये बोलते हैं, और मुझे वो क्या है, चाहे राजी रजा करे, चाहे मन मार के करना पड़े, मुझे वो काम करना ही पड़ता है, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो पिट्स ने कहा आपकी ये समस्या को इस बार हम दूर कर देते हैं। पिट्स महोदय ने क्या कहा, हम इस बार आपकी इस समस्या को दूर कर देते हैं। और हम, और ब्रिटिश सरकार भी ये चाह रही थी कि थोड़े से और कंट्रोल बढ़ाए जाएं ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे। आप, इसलिए तो हम कह रहे हैं भारत के संविधान का विकास क्रम, या हम इसको कह रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के बनने के पीछे की कहानी क्या है। तो ये देखो, आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे विकास हो रहा है। पहले थोड़ा कंट्रोल, फिर चीजों को सुधार रहे हैं, फिर और कंपनी पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे देखो, कंपनी पर ये कंट्रोल करते 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 लास्ट में 1858 तक ये आ जाएगी कि कंपनी का शासन ही हटा देंगे ये लोग। ये लोग कंपनी का शासन ही हटा देंगे, और कंपनी की जगह खुद का शासन ले आएंगे, यानी कि ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो जाएगा सीधे सीधे। अब तो ये कंपनी है। अब भी देखो,
ब्रिटेन की सरकार का कंपनी में दखल तो बढ़ ही रहा है। आपने देखा 1773 में आया, फिर 81 में आया, फिर अब आ रहा है 1784, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, फिर 1858। तो 1858 में तो कंपनी का रूल खत्म, महारानी का रूल स्टार्ट, यानी कि ताज का शासन भारत में 58 में शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक कंपनी के जरिए, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारत में कंपनी ब्रिटेन की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही थी, वहां से ऑर्डर आते थे और वैसे ये काम करती थी। लेकिन अभी भी कंपनी के पास काफी पावर्स हैं काम करने की, ये आप जान ले। तो चलो चलते हैं कि पिट्स मोदेव ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा क्या किया कि गवर्नर जनरल साहब खुश हो गए उनके इस कानून से। और तो फिर ऐसा क्या किया हो गया, गवर्नर जनरल क्यों पहले नाराज थे? तो अपने एक मोटा मोटा बात तो ये समझ में आ गई, गवर्नर जनरल साहब इस बात को लेकर के नाराज थे। ये भाई लाइन है ना, लाइन वाला, लाइन ये बीच में मत चलाओ। तो गवर्नर जनरल साहब पहले इस बात से नाराज थे कि इनका कंट्रोल ज्यादा है, तो कंट्रोल हटाओ। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे कि इनके कंट्रोल को हटाने के लिए इनके पास दो दो बदलाव मोटे तौर पर करेंगे, जो आपको याद रखने हैं, दो मोटे बदलाव। चूंकि कंट्रोल कम करना है, तो ये क्या करेंगे, पहले परिषद में 4 लोग थे, ये परिषद में कितने लोग कर देंगे, 3 लोग कर देंगे। परिषद में अब ये कितने लोग कर रहे हैं, 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सीधा ही प्रश्न आ जाता है कि वो कौन सा कानून था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की, जो बंगाल का था, उसकी काउंसिल में 4 की बजाय सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। तो सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है और अपने से गलती हो जाती है। वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उस पिट्स इंडिया एक्ट की वजह से क्या हुआ कि कार्यकारी परिषद में जो 4 लोग थे उसकी संख्या को घटा करके 3 कर दिया गया। तो कुछ तो राहत की सांस लेगा कि अब तो चलो 3 ही तो आदमी है हमारे सिर पर जो बैठाए हुए हैं। पहले तो 4 थे, 4 के हिसाब से चलना पड़ रहा था, तो अब 3 बच गए। अब कितने बच गए, 3। लेकिन अभी भी देखो सिरदर्द है कि 3 है, अगर 3 मान लो एक साइड है, और 3 एक साइड है, गवर्नर जनरल एक साइड है किसी फैसले को लेकर के, तो बताओ फिर बहुमत तो उन 3 का ही हुआ। तो 3 कह रहे हैं कि मान लो किसी राज्य से आप संधि कर लो, समझौता कर लो, बातचीत कर लो, और गवर्नर जनरल साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे यार, वो उस राज्य पर आक्रमण ही करेंगे। तो बताओ फैसला किससे होगा? उस 1773 के एक्ट के हिसाब से तो फैसला बहुमत से आएगा। तो गवर्नर जनरल साहब की नहीं चलनी चाहिए, चलनी किसकी चाहिए, इस परिषद की चलनी चाहिए। और इस परिषद के हिसाब से क्या होगा, वो फैसला गवर्नर जनरल साहब वाला नहीं चलेगा, परिषद वाला चल जाएगा। अब ये इस चीज की भी तो वो छूट चाह रहा था, तो इस छूट को भी पिट्स इंडिया एक्ट में परमिशन मिल गई। अब देखो एक क्या हुआ, एक मैंने चेंज क्या बताया आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है, ऐसे नहीं डाउट्स रहेगी तो फिर मामला नहीं बैठेगा। 1773 में 4 लोग थे परिषद में, 1784 में कितने घटा दिए, एक कम हो गया, कितने बच गए, 3। 1773 में क्या था, 1773 में ये व्यवस्था थी कि जो परिषद बोलती थी वो गवर्नर जनरल साहब को करना पड़ता था, यहां तक ठीक है। तो क्या अब भी गवर्नर जनरल साहब को जो परिषद बोले वो करना पड़ेगा क्या, या कुछ तो रिलैक्स मिला होगा? तो उत्तर है, मिल गया। अब गवर्नर जनरल साहब के पास क्या आ गया है, विटो पावर है। अब गवर्नर जनरल साहब के पास क्या आ गया है, विटो पावर। ये विटो पावर आपने कई जगह नाम सुना होगा, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो क्लास में जुड़े हुए हैं उन्होंने तो पक्का सुना होगा, और 12वीं पास आउट है वो तो उन्होंने भी सुना होगा। जब अपन यूएन की बात करते हैं ना, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें आपने ये वीटो पावर का नाम पक्का सुना होगा। भाई ये क्या होता है, वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये थोड़ा सा फिर आप कहोगे सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा अर्थ होता है, इससे हमारा क्या फायदा, सिंपल करो। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि मना, अगर आपने मना कर दिया, ध्यान से सुनना ताकि एकदम सिंपल में याद हो और कभी आपको परेशानी नहीं आए, क्योंकि वीटो पावर फिर राष्ट्रपति का जब आप पढ़ोगे, चाहे अमेरिका का पढ़ो, भारत का पढ़ो, उनमें ये शब्द काम में आएंगे, जगह जगह आएंगे। वीटो पावर का मतलब है कि अगर आपने मना कर दिया, और आपने मना किन को कर दिया, बहुमत से, कोई बहुमत से बहुत सारे लोग
कोई फैसला करना चाह रहे थे, आप उसके फैसले से राजी नहीं है, आप उनके खिलाफ है, आप मना कर रहे हैं कि ये फैसला नहीं होना चाहिए, तो वीटो पावर ये कहता है कि आपकी जो ना है वो उन सब की हाँ पर भारी पड़ेगी और फैसला नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल करके मैंने समझाया है कि मान लो जैसे आप 5 लोग हैं, 4 लोग कह रहे हैं कि सर हमें, 4 लोगों ने कोई तय कर लिया, कोई भी XYZ कोई भी तय कर लिया, मान लो हम तो कंपनी के बारे में बात करें हम फिलहाल तो चलो हम इसके बारे में, जैसे 4 लोगों ने तय कर लिया कि हमें फलाना देशी राज्य के साथ में शांति समझौता करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कोई तय कर दिया। अब वीटो पावर क्या कहता है, 5 लोग हैं टोटल, 4 लोग कह रहे हैं शांति समझौता करो, एक जना उनमें से क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, शांति समझौते से बात नहीं बनेगी, हमें तो उस देशी राज्य के ऊपर, उस देशी रियासत के ऊपर अटैक करना ठीक रहेगा, राजा साहब अभी कमजोर हैं तो हम उसको अटैक करके उसको अपने एरिया में मिला लेते हैं। अब देखो, 4 क्या कह रहे हैं, शांति समझौता, 5वां मेंबर क्या कह रहा है, ना कर रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगती, मेरा ही है। तो क्या ये फैसला उन 4 वाला चलेगा? अगर वीटो पावर नहीं होता तो 4 भारी पड़ता है एक पर, वीटो पावर है उस व्यक्ति के पास, इसका मतलब उस व्यक्ति का जो फैसला है वो उन 4 के फैसले को कैंसिल कर देगा। तो अब उन 4 वाला जो फैसला है वो नहीं चल पाएगा, उन 4 का फैसला नहीं चल पाएगा। इसका मतलब वीटो पावर का मतलब है कि आपकी हां उन बहुमत की हां पर भारी पड़ गई, अब उन बहुमत ने जो फैसला किया था वो फैसला अब लागू नहीं हो पाएगा। ये है वीटो पावर। ये क्या है, इसको कहते हैं वीटो पावर। तो इससे फायदा क्या हुआ फिर, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल साहब को क्या फायदा पहुंचा है? इससे फायदा ये हो गया कि गवर्नर जनरल साहब को अगर उस परिषद के कोई फैसला जो उनको न सेट हो, न जचे, तो अब वो उस फैसले को मना कर सकते थे, उस फैसले को क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, अपनी असहमति दिखा सकते हैं। और फिर परिषद को भी ये लगेगा कि अगर गवर्नर जनरल साहब को हमारा फैसला पसंद नहीं आया तो हमारे फैसले का कुछ बटना जाना तो है नहीं, कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब अब वो सोच विचार करके ही सारे फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि 1784 के कानून से गवर्नर जनरल साहब को क्या मिल गई है, वीटो पावर। गवर्नर जनरल साहब को क्या मिल गई, वीटो पावर। देखो मैंने इसमें लिख भी दिया है, सिंपल भाषा में इसको लिखा है, ताकि परिषद के फैसले से असहमति या मनाही प्रकट कर सके। पहले तो उस उसकी हालत बेचारे की बहुत ही हालत खराब हो गई, वो तो जो कहते थे उसको मानना पड़ता था, वो अपनी मना भी, वो मना भी करे तो उसकी मना नहीं चलती थी। अब लेकिन क्या है, अब मान लो वो मना कर देगा तो क्या फैसला चलेगा, नहीं नहीं, क्योंकि क्या, क्यों नहीं चला, वीटो पावर है, उसका मना उन सब की 3 लोगों की हाँ पर भारी पड़ जाएगा और उनका फैसला लागू नहीं हो पाएगा। अब बताओ वो 3 लोग कोई भी फैसला करने से पहले 5 बार सोचेंगे नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे पहले गवर्नर जनरल साहब को विश्वास में लेते हैं क्योंकि वरना वो अटका देंगे। अब आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि सर अगर मान लो गवर्नर जनरल साहब अपने हिसाब से फैसला लेना चाह रहे हैं, 3 लोग अलग हिसाब से फैसला लेना चाह रहे हैं, तो क्या गवर्नर जनरल साहब अपने हिसाब वाला फैसला लागू कर सकते हैं? क्या उनको ये पावर है कि उनके फैसले को कैंसिल कर दें और खुद वाला कह दें कि नहीं मैंने जो फैसला लिया अब ऐसा ही होगा? ध्यान रखना, बहुत सारी किताबें बोलती हैं कि ये फैसला, कि उनके जो फैसले को पलटने का पावर, अभी तो हम कह रहे हैं उनके फैसले से असहमत होने का पावर, उनके फैसले को मना करने का पावर इससे मिला है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से समझ लेना। ये आपके आईएएस वगैरह में जो एग्जाम में इतने ही बिल्कुल छोटे छोटे डिफरेंस के साथ में, और आजकल तो आरपीएससी का अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, रिजल्ट आया था पॉलिटिकल साइंस का, 224 या 25 पोस्ट के लिए वो परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, और उसमें मात्र 6 जने ही हैं जो 40% वाला जो न्यूनतम दायरा था उसको पार कर पाए। ये हालत है। तो आप समझ लो कि अब पेपर कितने गहराई के आते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजों को आप समझते चले गए तो फिर पेपर में कोई आपको दिक्कत नहीं आनी। मैं क्या कह रहा था कि कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि 1700 जो 84 का एक्ट था, इससे वीटो पावर भी मिला और ओवर राइडिंग पावर भी मिला। मैंने एक शब्द काम में लिया, ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग ये क्या होती है,
ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि किसी फैसले को रद्द करते हुए अपना खुद का फैसला लेने की पावर। वीटो पावर में क्या होता है, आप किसी के फैसले को रद्द करके अपना फैसला नहीं लेते, आप उनके बहुमत के फैसले को लागू नहीं होने देते हो, उसको मना कर देते हो, असहमति बता देते हो, जिससे कि उनका फैसला लागू नहीं हो पाता, लेकिन आप अपना खुद का भी फैसला लागू नहीं कर पाते हो। ये दोनों के बीच में अंतर है, जो फिर आगे मैंने लिख भी दिया है नोट्स में, वो समझ में भी आ जाएगा, पढ़ भी लेना आप। लेकिन ये इनका मोटा अंतर है जो आपको समझना चाहिए। वीटो पावर में आप रोकते हो बहुमत के फैसले को लागू होने से, बहुमत के फैसले को आप रोक पाते हो। और ओवर राइडिंग में क्या है, उसको न केवल रोक पा रहे हो बल्कि खुद का फैसला ले पा रहे हो और उस फैसले को लागू कर पा रहे हो, ये होती है ओवर राइडिंग। जो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पष्ट तौर पर क्या ओवर राइडिंग पावर 1784 के एक्ट में दे दी गई थी, नहीं। इसलिए कई किताबों में ऐसा मिलेगा कि वीटो पावर के साथ साथ इनको उनके फैसले को पलटने की भी पावर मिली थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानूनी रूप से अगर एकदम स्पष्ट तौर पर यह पावर मिलेगी बाद में 1786 के कानून में, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब मिलेगी, 1786 में, अभी वीटो पावर ही मिला है। मैंने इस चीज को स्पष्ट करने के लिए काफी पढ़ा है कि भाई ये क्या है, मतलब क्या वीटो पावर, इसमें वीटो पावर भी थी, क्या इसको ओवर राइडिंग पावर भी मिली थी। तो कुल मिला के सारा पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें, इस कानून में वीटो पावर का ही जिक्र है। ओवर राइडिंग पावर कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से 1786 के कानून में मिलेगी, इसलिए आप ये स्पष्ट कर लें, कहीं डाउट नहीं रहे। क्योंकि कुछ किताबों में क्या है, दोनों को है ना, दोनों में अंतर नहीं बताते, कुछ किताब वाले सीधा ही कह देते हैं इनको वीटो पावर दिया था, वीटो पावर था तो ये फैसला, परिषद का फैसला पलट सकते थे, बदल सकते थे, ऐसे गालमेल सा कर देते हैं। गालमेल में आपके क्वेश्चन आरपीएससी में गलत हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। आरपीएससी या और भी कोई भी संस्था जो परीक्षा कराती है, तो आजकल हर एक एजेंसी का, हर एक बोर्ड जो परीक्षाएं कराता है, आजकल गहराई के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, और आजकल ये न्यूनतम अंक वाला और सिस्टम हो गया है। तो अब तो वही सिलेक्शन लेगा जो चीजों को बड़ा डिटेल से पढ़ेगा। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई है कि वीटो पावर दे दिया, ठीक है। अब एक और देखना इस, एक आपने कभी नाम सुना है, दोहरा शासन प्रणाली। ये दोहरा शासन क्या होता है? दोहरा शासन, आप ये देखोगे कि आपको मैंने बताया था 1765, याद करो 1765 में मैंने कुछ बताया, मैं ये बार बार पीछे क्यों लेके जा रहा हूं। उससे एक तो आपको ये फायदा है कि आपकी चीजें ना रिकॉल होएंगी, आपको ये नहीं लगेगा एक बार पढ़ लिया चलो गया, वो तो दिमाग में गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसका मतलब हर टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा कि अच्छा पीछे की बातें बड़ी काम में आ रही। आपको मैंने बताया था 1765 का कुछ बात का जिक्र हुआ था कि 1765 में कोई इलाहाबाद संधि हुई थी, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने कुछ दीवानी राइट्स वगैरह दिए थे। दीवानी राइट्स मतलब आप टैक्स वगैरह वसूल करोगे, सिविल जो मामले होंगे उनको हैंडल करोगे, ऐसा कुछ बताया था। इसका मतलब क्या था उस समय, ये जो आपका बंगाल वाला एरिया था ना, यहाँ दोहरा शासन चल रहा था एक तरह से, कि कुछ विषय कौन संभाल रहा था, कंपनी, और कुछ विषय कौन संभाल रहा था, राजा साहब। इसको कहते हैं दोहरा। दोहरे का मतलब है कि दो जने ऊपर बैठे हुए हैं, एक को कुछ विषय दे दिए और एक को कुछ विषय दे दिए, ये होता है दोहरा। दोहरे का मतलब दो जने हैं, दो संस्थाएं हो सकती हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, जो अलग अलग उनके बीच में विषय बांट दिए जाते हैं, मामले बांट दिए जाते हैं कि एक विषय को आप टेकल करोगे, दूसरे को आप टेकल करोगे, एक को आप देख लेना, एक को आप देख लेना। उसको कहते हैं दोहरी शासन प्रणाली। एक इंपॉर्टेंट बड़ा सीधा सा सवाल आ जाता है कि दोहरी शासन प्रणाली, अब वो दे देगा 1773, 1781, 1784, 1793, ऐसे दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कौन से कानून से हुई थी, तो आपको टिक कर देना है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। चूंकि ये पिट्स लाया था इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, और इंडिया के संबंध में था, इंडिया में कंपनी को कंट्रोल करना था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम है।
तो ध्यान रखना है, दोहरी शासन प्रणाली कहां से शुरू हो रही है? 1784 के एक्ट से। कहां से शुरू हो रही है? 1784 के एक्ट से। अब दोहरी क्या, इसका मतलब हम ये समझ लें कि सर इसका मतलब दो आदमी कंपनी के ऊपर बैठा दिए होंगे, ऐसा कुछ है? आप ऐसा बताना चाह रहे हैं? आप दिमाग में एक खाका बनाया करो कि अच्छा अच्छा ऐसी सी कुछ कहानी है कि दोहरी है, इसका मतलब दो जने होंगे। क्योंकि अगर इमेजिन नहीं करोगे ना, तो केवल आपके शब्द दिमाग में जाएंगे रट्टा टाइप से, कि शब्दों का रट्टा मार लिया, दिमाग में चलेंगे, कुछ दिन बाद में भूल जाओगे। और अगर इमेजिन कर लिया हमने, कल्पना सी बना ली कि दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आप इमेजिन करो कि सर 1773 वाले कानून में आपने कहा था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी, कि जो कंपनी को चलाता था, कंपनी के जितने भी व्यापारिक मामले थे वो ही देखता था, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कौन सा जहाज कहाँ से आएगा, कहाँ चलाना है, कितने पैसे में खरीदना है, मतलब सारा व्यापार का काम, वाणिज्य का काम कौन देखता था? वही। वही कंपनी को चलाता था, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है सर, हमने पढ़ा था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था कंपनी के ऊपर, जो लंदन में तो बैठता था। इसका ऑफिस कहाँ था? लंदन में था, इंग्लैंड की राजधानी है, आप जानते हो। तो उस लंदन में उसका ऑफिस होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, और वो वहां से बैठ के कंपनी को चलाता था, पूरा कंपनी का व्यापार वगैरह सब कुछ वही देखता था। ये तो बात सर समझ में आ गई हमारी। तो ये तो एक ही था। फिर आप दोहरी क्यों कह रहे हो? दोहरी इसलिए कह रहे हो कि अब है ना, अब अब एक तो क्या होगा कि चूंकि आप ये देख रहे हो कि कंपनी धीरे धीरे केवल व्यापार थोड़ी कर रही है भारत में। आपके ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कंपनी का मकसद अब व्यापार, तो केवल व्यापार करना नहीं है कि चीजों को खरीदना बेचना, पैसा कमा लेना, नहीं नहीं। धीरे धीरे ना आपके ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश सरकार कंपनी को कंट्रोल करते हुए, उस पर मतलब नियंत्रण करते हुए, इस कंपनी के जरिए भारत में शासन की तरफ बढ़ रही है। वो इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार के शासन की जड़ें मजबूत कर दे। कंपनी उनका जरिया है, माध्यम है। तो वो कंपनी को और बेहतर कर रहे हैं कि यहाँ की वो शासक बन जाए, राजा बन जाए यार। तो राजा, राजा होगा मतलब यहाँ की कंपनी अगर शासक बनेगी, तो शासक के पास तो पूरे एरिया का शासन संभालने के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, नौकरशाह होने चाहिए, अधिकारी कर्मचारी, पूरा एक तंत्र होना चाहिए जिससे वो एरिया संभाल सकते हैं। और चूंकि ये राजाओं वाला आप काम करना शुरू कर दिया, संधि ये कर रहे हैं, समझौते ये कर रहे हैं, युद्ध ये कर रहे हैं, किले ये बना रहे हैं, वित्त का काम ये देख रहे हैं, कानून व्यवस्था ये देख रहे हैं, पुलिसिंग ये कर रहे हैं, सेना ये करें, तो सारा काम तो ये संभाल रहे हैं। सड़क बिजली पानी सब इनके पास धीरे धीरे आता जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो राजा बन रहे हैं, तो राजा मतलब शासक बन रहे हैं, और शासक बनने का मतलब ये राजनीतिक कार्य करें, ये सब राजनीति की तो कार्य है कि कानून व्यवस्था संभाल लें, पुलिसिंग सेना सब कुछ। अब इनके वित्त, सारा न्यायिक प्रणाली, हमने देखा था न्यायिक प्रणाली की शुरुआत होगी। तो ये सारा काम करता कौन है? सरकार। और ये सब काम किस में आते हैं? राजनीतिक कार्यों में। भाई व्यापारिक काम में क्या आता है? वस्तुओं को, सामान को, इनको खरीद लो, बेच लो, जहाज है, ये सब है, कितना आएगा, कितना इसका रेट रहेगा, कितना टैक्स, टैक्स क्या रहेगा, टैक्स का मतलब दर, टैक्स की दर क्या रहेगी, वो चलो एक व्यापारिक है, कितना सामान, वो सब। ये सारे काम, बाकी वाले काम तो राजनीतिक है। तो अब है ना, ब्रिटिश सरकार ने सोच लिया कि अब है ना, इन एक तो कामों को अलग अलग करो, कि एक काम कंपनी का काम है व्यापार। अभी तक देखो व्यापार पूरी तरह से कंपनी ने बंद नहीं किया, पूरी राजा नहीं बनी अभी। ध्यान रखना ये चीज, अभी पूरी राजा नहीं बनाया इसको। अभी व्यापार भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। तो अब है ना, ब्रिटिश सरकार चाह रही है कि इसको एकदम सेपरेट कर दो, व्यापार का काम अलग जना देख ले, और राजनीति वाला काम अलग देख ले। क्योंकि जितना श्रम विभाजन होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, श्रम विभाजन का आपने देखा होगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नाम नहीं सुनते हो? सरकार के तीन अंग होते हैं। ये काम का विभाजन क्यों किया गया है? क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, तो उससे फिर चीजें, समस्याएं खड़ी होती हैं। शक्तियों के केंद्रीकरण का मतलब है, जैसे राजा होता था वही तो न्यायाधीश होता था, वही कार्यपालिका, वही विधायिका होता था। तो पहले राजाओं की मनमर्जी नहीं चलती थी क्या? फिर ये कंसेप्ट आया कि नहीं, शक्तियां तो बंटनी चाहिए, जितनी ज्यादा शक्तियां बटेंगी जनता के लिए फायदा होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण आदमी को घमंडी बना देता है, आदमी को तानाशाह की ओर लेके जाता है। तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इन्होंने भी ये सोचा कि चलो अब काम को बांटते हैं, काम बांटने से क्या है, काम को बेहतर तरीके से कुशलता पूर्वक हम कर पाते हैं, तो इन्होंने बांट दिया। अब इन्होंने, अब देखो, ये मैंने जो सीओडी लिखा हुआ है ना, सीओडी, ये वाला सीओडी, ये वही है।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ये क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये वो 1773 वाला है, यहाँ इतना आप रखना। अब ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो साहब, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम कर रहा है? कंपनी को चला रहा था साहब। कंपनी का यही मतलब यही संस्था थी जो कंपनी को चला रही थी, उसका सारा व्यापार वगैरह देख रही थी। अब एक नया और बोर्ड बैठा दिया है, उस बोर्ड का नाम याद कर लेना आप, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, यही नाम चलेगा, ये आखिर तक चलेगा, 1858 तक चलेगा ये। BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन सा बोर्ड बनाया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखो, अब मैं क्या समझा रहा था, 1784 के कानून से कौन सा सिस्टम शुरू हो रहा है? दोहरी शासन प्रणाली या दोहरी व्यवस्था। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दोहरी व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली, कुछ भी हो। अगर आपको ऐसा नाम दिखे, ड्यूएल सिस्टम, कौन सा नाम दिखे? ड्यूएल सिस्टम, समझ जाना क्लिक किस पर करना है। 1784 एक आएगा, द्वैध शासन व्यवस्था, वो भी आएगी, वो 1919 के एक्ट में आएगी, उस तक जाएंगे तो फिर इतने तक तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे क्यों, कौन सा सिस्टम शुरू हो रहा है? ड्यूएल सिस्टम। अब है ना, आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके PDF फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।